चलें यार स्टार्ट करते हैं। चलें तो अब वापसी पॉइंट पर आते हैं। जो पॉइंट पे मतलब जो पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना था उसी पॉइंट पर ज़रा जल्दी से वापसी आते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने उसको सिंगल कॉलम पे हमने उसको ट्रेन किया था और उसका R2 स्कोर निकाला था। कितनी वैल्यू आ रही थी इसकी? यदि 0.856 आ रही है। सही है, 0.856 आ रही है। और इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे जी भाई? इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ज़रा जल्दी से बताएं। ये 0.856 क्या शो कर रहा है? जो हमारा मॉडल है वो 85% ऑफ द वेरिएंस जो कि इनपुट में है उन्हें समझता है। इनपुट में है या आउटपुट में? आप इनपुट में नहीं, आउटपुट होता है। देखें इनपुट क्या होता है? नहीं समझें, दोबारा बताता हूँ मैं। इनपुट मैंने बोला लेकिन इस तरह नहीं बोला, बताता हूँ मैं। देखें ये जो नंबर है ना, इसकी आपको सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए कि ये नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो 0.856 लिखा हुआ है ना, इसकी सिग्निफिकेंस या इसकी सही इंटरप्रिटेशन पता होनी चाहिए। वो क्या है कि हमारा जो आउटपुट कॉलम है वो क्या है, हम आउटपुट में किस चीज़ को प्रेडिक्ट करवा रहे थे? वेट को। सही है, वेट है, हाइट है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एक मिनट, एक सौ वाई आता। हाँ, आउटपुट में वेट आ रहा है। सही है, हाइट नहीं है, आउटपुट में वेट है। तो हमने हमारा जो आउटपुट है वो वेट का है। सही है, हमने वेट प्रिडिक्ट करवाया है। तो हमारे जो वेट वाला कॉलम है उसमें 85.6% वेरिएशन जो आई है। ठीक है, मतलब डिफरेंट, आपको आप ये देखें ना कि अगर मैं वेट प्रिंट करूँगा तो क्या होंगे? डिफरेंट वेट्स आ रहे होंगे ना। सही है, तो उसमें वेरिएशन आ रही है। वेरिएशन मतलब चेंज आ रहा है, वेट्स डिफरेंट वैल्यूज़ मौजूद हैं वेट की। सही है, तो 85.6% जो वेरिएशन है उस कॉलम के अंदर, आउटपुट कॉलम के अंदर, बेसिकली मॉडल उस वेरिएशन को समझ सका है। वो कितनी परसेंट वेरिएशन है? वो 85.6% वेरिएशन है आउटपुट कॉलम के अंदर। किसकी मदद से? इनपुट कॉलम की मदद से। ये इसकी सही इंटरप्रिटेशन है। मतलब इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है दोबारा कि 85.6% वेरिएंस या वेरिएशन इन द आउटपुट कॉलम, मॉडल समझ सका है कि जो आपका वेट वाला कॉलम है उसमें इतने नंबर्स क्यों चेंज हो रहे हैं, कोई तो वजह होगी। ठीक है, तो उन नंबर्स के चेंज होने की वजह समझ सका है 85.6%, कि वो 85.6% जो वेरिएशन है मेरे आउटपुट कॉलम के अंदर, वो किस वजह से है? वो आपके इनपुट कॉलम के अंदर कुछ इस तरह के पैटर्न्स मौजूद हैं जिसकी वजह से वो आपका जो मॉडल है इस चेंज को समझ सका है। समझ रहे हैं? पैटर्न बनाता है। हाँ, ये बोल सकते हैं। ठीक है, या अगर उसी वर्ड को दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि 85.6% ऑफ द वेरिएशन इन द आउटपुट कॉलम। ठीक है, जो आउटपुट कॉलम के अंदर 85.6% वेरिएशन है, मॉडल वो समझ सका है जिसकी मदद से? इनपुट वाले की मदद से। तो मतलब क्या हुआ कि अराउंड 14.4% के अराउंड जो उसमें डिफरेंट नंबर्स आ रहे थे ना, वो समझ नहीं सका कि वो क्यों चेंज हो रहे हैं। सही है, अब देखें हुआ क्या होगा कि अगर किसी की हाइट बढ़ती है तो यूजुअली उसका वेट भी ज़्यादा मिला होगा, इस तरह का पैटर्न मौजूद होगा। हाइट कम होती है तो वेट भी कम हुआ होगा। सही है, इस तरह के बहुत सारे नंबर्स होंगे। सही, लेकिन सिर्फ इसी तरह के नंबर्स नहीं होंगे। आपको मालूम है इस तरह का नंबर भी होगा कि भाई एक में हाइट कम हो गई लेकिन उसका वेट फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा उसको वेट देखने को मिल रहा है। या वाइस वर्सा कि हाइट काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उसका वेट कम है। सही है, तो इस तरह की जो वेरिएशंस है ना, जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं, उनमें से सिर्फ 85.6% वेरिएशन को समझ सका है वो। बाकी की जो वेरिएशन है वो इनपुट कॉलम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका प्रॉपर्ली। सही है, और वो क्यों? क्योंकि देखें हमने यहाँ पर कोई और फर्दर जो है ना, कोई और फर्दर फीचर पास ही नहीं किया हुआ। सही है, मतलब देखें इसको समझे कि हो सकता है कि भाई अगर किसी की हाइट ज़्यादा है फिर भी वेट कम आ रहा है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं अगर हम नॉर्मल लाइफ के हिसाब से सोचें। पहला तो क्या हो सकता है कि भाई हो सकता है वो बंदा पेशेंट हो, मरीज़ हो। सही है, वेट लॉस का कोई मसला हो लेकिन हमने कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन पास करी उसको, मॉडल को कोई पास नहीं करी। ठीक है, या अपोजिट केस में क्या हो सकता है कि भाई उसकी हाइट कम है फिर भी उसका वेट बहुत ज़्यादा आ रहा है। सही है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई ओबेसिटी का कोई एक कॉलम होता जिसमें बताया जाता हाँ भाई ये बंदा ओबीज, मतलब ज़्यादा हेल्दी तो किसी भी इंसान को बोलते हैं। ठीक है, तो वो वाला कॉलम हमने पास नहीं किया हुआ कि मॉडल उससे कुछ समझ पाता कि अच्छा भाई ये जो फर्दर चेंज आ रहा है वो इस कॉलम की मदद से वो उसकी एक्सप्लेनेशन निकाल पाता।
समझ रहे? तो बस ये इसकी इंटरप्रिटेशन है कि भाई 85.6% जो है वो वेरिएशन समझ सका है हमारा मॉडल आउटपुट कॉलम के अंदर, किसकी मदद से? इनपुट कॉलम्स की मदद से, क्योंकि इनपुट कॉलम के अगेंस्ट हमने उसको आउटपुट दिए हैं, ठीक है, और यही आपकी सुपरवाइज कर दी है, सही। अच्छा, अब जो असल उसका आज वाले उसका पर्पस था वो ये था कि हमने एक कॉलम बढ़ाया, जेंडर वाला कॉलम हमने बढ़ाया, सही है, और उसको आपने देखा कि हमने उसको क्या कर दिया, इनकोड कर दिया 0 और 1 के अंदर, सही। फिर दोबारा से क्या किया, यहाँ देखें, अब ये बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि ये स्टेप्स याद कर लें कि आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने इनपुट और आउटपुट को सेपरेट करना होता है। आउटपुट कॉलम आपका कौन सा होता है? आउटपुट कॉलम आपका हमेशा वाई बन जाता है, ठीक है, और वाई के अलावा जितने भी आपने इनपुट कॉलम्स रखते हैं आपके एक्स बना देते हैं, सही है। और किस तरह सेपरेट करते हैं ये देखें, इस तरह से। अभी तो फिलहाल 3 कॉलम्स हैं हमारे पास, लेकिन मैंने आपको एक एडवर्टाइजिंग वाला डेटा सेट भी दिया हुआ, आप लोग इस पर खुद से लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करिएगा लाजमी, ठीक है, मैं इसको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, जो आपका आउटपुट कॉलम है उसको वाई बनाएंगे, बाकी सब कॉलम्स क्या हो जाएंगे आपके, एक्स बन जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने उसको ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करना है। अगर तो कोई कन्वर्जन करनी है तो कन्वर्जन करना है पहले। जैसे हमारी हाइट किसमें थी, आई थिंक सेंटीमीटर में थी या इंच में थी, इंच में थी आई थिंक, तो हमने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। ये रहा 32 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, खैर देख लिएगा इसको क्या था, जो भी खैर यूनिट था उसको हमने पहले कन्वर्ट कर लिया था। कब? जब हम इंडिविजुअल कॉलम्स पे बात कर रहे थे, मतलब हमने पहले अपने जो मेरा जो मेन वेरिएबल है ना उसमें समझे बहुत सारे कॉलम्स मौजूद हैं। अभी के लिए 3 कॉलम्स है, जेंडर, हाइट और वेट का। तो हमने क्या किया था, वेट वाले को, हाइट वाले को पहले सही किया और अपने हाइट वाला जो डेटा फ्रेम था उसी में उसको असाइन कर दिया था नंबर्स को। तो वेट को भी क्या किया हमने, चेंज करके उसको किलोग्राम में लेगा और फिर दोबारा वेट वाली वैल्यूज़ को हमने ओवरराइड कर दिया था, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपने ये करना है कि अगर आपने कुछ मैनिपुलेशन करनी है, कुछ मल्टीप्लिकेशन करवानी, तो आप सबसे पहले वो करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है, एक्स और वाई के अंदर, समझ रहे हैं, 2 स्टेप्स होगा। तीसरा स्टेप क्या है कि आपने स्प्लिट करना है, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करना है। और वो कैसे करेंगे, ये लाइन आप लोगों को रट जानी चाहिए। ये लाइन मतलब ये जो कुछ स्टेप्स पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत सारे मतलब जो हम एल्गोरिथम्स पढ़ने वाले हैं ना, वो उन मतलब मेजोरिटी के अंदर आपके ये स्टेप्स फॉलो हो रहे होंगे एज इट इज, ठीक है। तो ये स्टेप्स याद कर लें ताकि आपको एंड तक आसानी रहे। फिर हमने क्या करा, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया इस सिंपल लाइन की मदद से, ठीक है। फिर क्या करना था, हमने एक लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाना था, क्योंकि हम लीनियर रिग्रेशन ही भी एल्गोरिथम को डिस्कस कर रहे हैं। किस तरह बनाएंगे, लीनियर रिग्रेशन को मैंने इंपोर्ट कर लिया था सबसे पहले। किस तरह इंपोर्ट करते हैं आपको याद है ना, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, कहाँ गया, ऊपर लिखा हुआ शायद, इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, सही है। तो इस लाइन की मदद से हम लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट कर लेते हैं, सही। तो आपने ऑब्जेक्ट अगर बनाना है तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उसको इंपोर्ट भी करना है, समझ रहे। तो आपने उसको इंपोर्ट किया और क्या किया, उसको ऑब्जेक्ट बना दिया उसका। ये क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट बनाना कहलाता है, सही है। जैसे आपको याद होगा, अगर मुझे एम्प्टी लिस्ट बनानी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट से मैं लिखता हूँ L1 इक्वल्स टू, अगर मैं लिस्ट वाला ये लिस्ट वाली क्लास का नाम यहाँ पास कर दूँ तो क्या बन जाएगी मेरी एक L1 मेरी एक एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी, देखें ज़रा, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट बन गई। तो अगर आप बोलेंगे कि भाई इसकी जगह स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लो तो वो यूज़ कर लें, भाई मर्जी है, दोनों चीज़ें ही हैं, दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सही है। लेकिन लिस्ट की मैंने एग्जाम्पल इस वजह से दी क्योंकि हम वो वाला काम यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन तौर पे भी काम करवा रहे हैं। तो लीनियर रिग्रेशन मेरी क्या है, एक क्लास का नाम है जिसका मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, सही है। ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब एक मैंने वेरिएबल बना दिया है, एम्प्टी वेरिएबल है, सही है। और फिर मैंने क्या बोला, उस ऑब्जेक्ट की मदद से फिट करो, मतलब ट्रेनिंग करो। किसकी ट्रेनिंग करो, ये देखें, ऑब्जेक्ट फिट मॉडल, मतलब क्या करें, ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया ना उसकी मदद से क्या करें, मॉडल को फिट करवाएं। फिट करवाने का मतलब ट्रेन करवाएं। तो सिंपल क्या करेंगे, उस LR का नाम लिख के, मतलब उस वेरिएबल का नाम लिख के डॉट फिट करा और आपने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पास कर दिया, सही है। और ये आपको क्लियर है कि एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट क्या चीज़ है, क्लियर है या नहीं है, बताएं आप लोग, बताएं, बाकी बताएं। हाँ भाई आप बताएं, टोपी वाले भाई, नाम भूल गया फिर से आपका। एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, ये क्या चीज़ है, क्यों हम इसको इस तरह से लिखते हैं।
जैसे जो है ना कुछ डेटा कलेक्ट करते थे जिसको हम मॉडल बनाने के बाद टेस्ट करते हैं उसके ज़रिए कि कितना अच्छा हमारा मॉडल बना है। सही है, बिल्कुल यही पॉइंट है कि ट्रेनिंग जो हमने निकाली है वो ट्रेन करने के लिए मॉडल को उसको सिखाएंगे इस डेटा पे कि तुम इस डेटा के अगेंस्ट ये वैल्यू आई है वो सीख लो। फिर एक और डेटा आया, मतलब एक और हाइट का डेटा आया, उसके अगेंस्ट तुम्हें ये वैल्यू मिलेगी, हमने उसको सारा डेटा दे दिया, वो ट्रेनिंग वाला डेटा है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। और फिर हमने टेस्ट को क्यों रखा है, ताकि हम उस पर अपने जो मॉडल की ट्रेनिंग हुई है ना उसकी मदद से प्रेडिक्शन करवा सकें। ये क्यों? क्योंकि ये वाला डेटा ना एक्स टेस्ट हमने मॉडल को दिखाया ही नहीं है अभी तक। जब मॉडल को दिखाया नहीं तो क्या करेगा, हमें अच्छी सी प्रेडिक्शन पता चल सकेंगी कि उसने डेटा देखा नहीं है और फिर उस पर वो क्या हमें प्रेडिक्शन करके देता है। सही। अच्छा, फिर अपने क्या करना होता है, ये देखें, प्रेडिक्शन करवानी है और फिर हमने इवेल्युएशन मैट्रिक्स का यूज़ करना है। प्रेडिक्शन किस तरह करवानी है, सिंपल, वही ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे कि भाई जो मॉडल ट्रेन हुआ है ना एलआर वाला, जिसको हमने एलआर का नाम दिया था, उसको बोला कि भाई आप प्रेडिक्ट करो, किसके भी आप प्रेडिक्ट करो, वो जो हमने टेस्ट डेटा को अपने पास अलग करके रखा हुआ था, ठीक है, और उसको हमने वाई प्रेडिक्शन के अंदर सेव करवा दिया। ठीक। अब अगर आप चाहें तो खुद से जाके मैनुअली भी इसको चेंज कर सकते हैं। आप बोलें कि मैं वाई प्रेडिक्शन की टॉप वैल्यूज़ को प्रिंट कर लेता हूँ। अच्छा, ये नंपाई में आ रहा है, सॉरी, तो हेड इस पर काम नहीं करेगा। आपने लेट से वाई प्रेडिक्शन की टॉप वाली वैल्यूज़ निकालने के लिए हम इसकी स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सही है, तो आपने उसकी कुछ टॉप वैल्यूज़ निकालनी है और अब सिंपल आप क्या करें, वाई टेस्ट को भी लिख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वाई टेस्ट में क्या डेटा मौजूद था। ठीक है, तो देख रहे हैं 60 हमारा डेटा था, लेकिन वो कितना बता रहा है आंसर, 54.9, मतलब 55 का राउंड बता रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन। आप इसको मैनुअली भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा, तो सिंपल क्या हमारे पास इवैल्यूएशन मैट्रिक्स मौजूद है। क्या करना है आपने, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड, आरएमएसई और R2 स्कोर निकालना है। किस तरह निकालना है आपको इसका आइडिया है, वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्शन प्रोवाइड करेंगे उसको। तो उसने क्या किया, हमें वैल्यूज निकाल के बता दी। तो मीन एब्सोल्यूट एरर बहुत स्मॉल सा एरर आ रहा है, मीन स्क्वायर्ड एरर थोड़ा सा बड़ा होगा रिलेटिवली, क्योंकि वो स्क्वायर को कंसिडर करता है और आपको आइडिया कि स्क्वायर किस तरह से होता है। ठीक है, और रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, आई थिंक इसको मुझे इस तरह ब्रैकेट में कर देना चाहिए। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर की वैल्यू कितनी आ रही है, 421.79, मतलब 422 के अराउंड आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका R2 स्कोर कितना है, वो 90। अब यहाँ से हम इसको समझते हैं कि देखें हमारा R2 स्कोर बढ़ गया, सही है। अब क्यों बढ़ा, क्या वजह है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, ज़्यादा कॉलम्स कर दिए, अभी हालांकि सिर्फ एक कॉलम बढ़ाया हमने। ठीक है, अच्छा अब बात समझिएगा, ये जो कॉलम हमने बढ़ाया है ना जेंडर वाला, लाजमी उस जेंडर वाले कॉलम के अंदर कुछ इस तरह के पैटर्न्स मौजूद होंगे जिसकी मदद से मॉडल ने फर्दर अपनी लर्निंग करी है। सही है, ऊपर समझें, ऊपर 85.6% लर्निंग आ रही थी कि उसने इतनी परसेंट वेरिएशन को समझ सका है वो, लेकिन अब 90.6 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो जेंडर वाला कॉलम है ना उसने सम हाउ बताया है कि भाई अगर कहीं पे वेट में अगर कहीं वेरिएशन आ रही है और अगर आपका वो वाला कॉलम कौन सा था, हाइट वाला कॉलम, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो हाइट और जेंडर वाले कॉलम को मिक्स करके क्या हुआ है उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन निकल कर आ रही है। सही है, दोबारा कि भाई आपका जो जेंडर वाला कॉलम है ना, जेंडर वाला कॉलम और आपका हाइट वाला कॉलम, इन दोनों ने मिलकर अब क्या किया है, जो कुछ परसेंट हमारी वेरिएशन एक्सप्लेन होना रह गई थी, ठीक है, वो अब मॉडल समझ चुका है। सही है, तो इसलिए अपनी लर्निंग कितनी बता रही है, 90.6 बता रहा है। ठीक है, मतलब अगर खुलासा बताऊं तो भाई सिंपल वर्ड में ये है कि हमारा जो जेंडर वाला कॉलम है ना वो सम हाउ रिलेटेड है किस पर, सम हाउ रिलेटेड है या सम हाउ अफेक्ट कर रहा है किस पर, वेट वाले कॉलम पर। जेंडर का कॉलम किस पे अफेक्ट कर रहा है, सम हाउ वेट वाले कॉलम पर अफेक्ट दे रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से इसने मॉडल ने अपनी लर्निंग कंप्लीट करी और थोड़ा सा इसना अपना परसेंटेज बता दी कि मैंने इतनी अपनी लर्निंग कंप्लीट करी है। ठीक है, इतने परसेंट वेरिएशन समझ पा रहा है। यहाँ तक क्लियर हो रही है। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, देखें हमने अभी एक कॉलम बढ़ाया है और हो सकता है बाद में और बढ़ाएं। ठीक है, तो मे बी कि इसकी लर्निंग थोड़ी और बढ़े। ठीक है, अभी तो काफ़ी सफिशिएंट लर्निंग बढ़ी है, आई थिंक 6% बढ़ी है, 4% बढ़ी है, हो सकता है, चलें अभी उस पर नहीं जा रहे, लेकिन कुछ परसेंटेज लर्निंग बढ़ी है। ठीक है, लेकिन क्या ये कंपलसरी है कि अगर मैं कॉलम्स ऐड करता जाऊँ तो हमेशा लर्निंग बढ़ेगी? जी हाँ, ये भी हो सकता है,
ओवरफिट वाला कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, या अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बोलें तो मसला यहाँ पर ये आता है R2 स्कोर के साथ। अब हम R2 स्कोर का मतलब वो समझ रहे हैं कि R2 स्कोर भी ना समटाइम्स हमें सही वैल्यू नहीं बताता। क्यों नहीं बताता समझें। लेट से अभी भी मैंने कौन कौन से कॉलम ऐड किए, सिर्फ जेंडर वाला कॉलम ऐड किया, सही। अब आप मुझे सोच के बताएं, अगर मेरे डेटा सेट के अंदर क्या नाम था डेटा सेट का, WH, अगर मैं डेटा सेट में एक और कॉलम ऐड करूं, लेट से टेम्परेचर का, एक कॉलम ऐड करूं प्रेशर का फॉर एग्जांपल, मतलब इररेलेवेंट कॉलम का अगर मैं ऐड करूं, सही है, इररेलेवेंट कॉलम्स अगर मैं ऐड करूं, और ऐसा होता है समटाइम्स। लेट से आईडी आ रही है, आईडी का कॉलम आ रहा है, आईडी का कॉलम क्या इफेक्ट करेगा मेरे वेट पर, क्या इफेक्ट करेगा किसी और चीज़ पे, नहीं करेगा, सही है। मतलब ऐसे कॉलम्स हाँ पैटर्न बना लेगा, लेकिन मसला पता है क्या होगा, R2 स्कोर गलत कैलकुलेट हो जाएगा। वो क्या करेगा, अब उसकी जो लर्निंग अच्छी है, मतलब एक इम्प्रूवमेंट वाली साइड पे जानी चाहिए थी ना, वो नहीं जाती। तो मसला क्या होता है, समझे बात को, अगर हमने इररेलेवेंट कॉलम्स ऐड कर दिए तो होना क्या चाहिए कि मॉडल की लर्निंग कम हो जानी चाहिए, लर्निंग रेट क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो क्या होता है, या तो फिर भी बढ़ता है, या तो फिर भी बढ़ता है, या क्या करता है, एटलीस्ट कांस्टेंट रहता है। समझे बात को। लेट से हमने यहाँ पे नॉन इररेलेवेंट कॉलम्स ऐड कर दिए, लेट से टेम्परेचर, प्रेशर और आईडी, कुछ इस तरह करके हमने बिल्कुल इररेलेवेंट कॉलम्स का एडिशन कर दिया। तो ऊपर वाली R2 स्कोर कितना आ रहा था, 85 था, 84 था, कितना था, 85.6 था आई थिंक, 85.6 उसकी वैल्यू आ रही थी। अब मैंने आईडी का कॉलम ऐड किया और कुछ और यूजलेस कॉलम्स ऐड कर दिए, सही है। तो क्या होगा, उसकी लर्निंग को कम होना चाहिए ना थोड़ा सा, क्योंकि हमने देखे, समझे बात को, हम क्या कर रहे हैं, ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा, हम जितने कॉलम सेट करेंगे ना उतनी हमारी डायमेंशन बढ़ती चली जाएगी, और डेटा क्या होगा, मतलब मॉडल कोशिश करेगा कि वो हर पैरामीटर को इंक्लूड करके क्या करे, अपनी लर्निंग कंप्लीट करने की कोशिश करे, सही है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होगा कि मॉडल अपनी जो लर्निंग या R2 का स्कोर है ना उसको कम नहीं कर सकेगा, ठीक है। या तो कांस्टेंट रहेगा 85.6 पे ही रहेगा, या थोड़ी बहुत अपनी लर्निंग को इनहेंस कर देगा, सही है। लेकिन आप लोग मुझे सोच के बताएं, क्या इररेलेवेंट कॉलम से उस मॉडल की जो लर्निंग हो रही है वो ट्रू लर्निंग है, या बिल्कुल वो मतलब एक यूजलेस लर्निंग की तरफ चला गया है वो, बल्कि मतलब कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो उसने लर्निंग करी है ना, वो एक्चुअल में जो आउटकम है, जो आउटपुट है, उस पर इफेक्ट डाल ही नहीं रही किसी भी तरीके से, लेकिन मॉडल ने उसको फिर भी लर्न कर लिया, समझ रहे हैं। तो R2 स्कोर क्या करेगा, हमें फिर भी थोड़ी बहुत वैल्यू बड़ी करके दिखा देगा। मैं दोबारा समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, समझे। अगर हम अपने कॉलम डेटा के अंदर इररेलेवेंट कॉलम ऐड कर दें ना, तो मॉडल को करना क्या चाहिए, मॉडल को अपनी लर्निंग रेट थोड़ा सा कम शो करना चाहिए, ठीक है। मॉडल को ये समझना चाहिए था कि अच्छा भाई ये जो कॉलम है ना ये एक तरह से यूजलेस है, तो इससे लर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, सही है। लेकिन मॉडल ऐसा नहीं करता, मॉडल क्या करता है, फिर भी उस यूजलेस या इररेलेवेंट कॉलम के बिहाफ पे अपनी लर्निंग थोड़ी बहुत इनहेंस कर देता है, इंप्रूव कर देगा। तो मे भी अगर 85.6 ऊपर हमें वैल्यू देखने को मिली थी, तो बढ़ के वो हो जाए 87 या 86.3 समथिंग इंक्रीज हो जाए, या अगर बढ़ेगी नहीं तो कम से कम कांस्टेंट रखेगा, वो कम शो नहीं करेगा, समझ रहे हैं, कम शो नहीं करेगा। तो ये R2 स्कोर के साथ मसला आता है हमारे पास। इसका हल क्या होता है, हम इसका हल इस तरह से निकालते हैं कि हमें एडजस्टेड R2 स्कोर फिर स्टडी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एडजस्टेड R2 स्कोर को हमें देखना पड़ता है। अब मैं तो एडजस्टेड R2 स्कोर का फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे पहले। चले, ये है हमारा एडजस्टेड R2, और इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है डेफिनेटली कब, जब हमें ये डाउट हो कि हमने कोई हमारे कॉलम मतलब हमने कोई ऐसा कॉलम प्रोवाइड कर दिया जो इररेलेवेंट था, सही है। तो हमारी R2 की वैल्यू बढ़ने के चांसेस होते हैं, ठीक है, या तो कांस्टेंट रहेगी या बढ़ जाएगी कम होने की बजाय। तो हम क्या करते हैं, एहतियातन एडजस्टेड R2 स्कोर भी निकाल लेते हैं, ताकि अगर वो दोनों वैल्यूज़ किलोज आ रही हैं R2 स्कोर, और अगर एडजस्टेड R2 स्कोर किलोज आ रही है या सेम आ रही है, तो हम बोलते हैं हाँ R2 स्कोर ने अपनी लर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं डाला, सही है। अगर हमें एडजस्टेड R2 स्कोर ज़्यादा दिखे और एडजस्टेड R2 क्या मिले, थोड़ा सा कम मिले, ठीक है, समझे बात को। अगर R2 स्कोर थोड़ा ज़्यादा मिले, जैसे हमने लेट से कोई कॉलम ऐड किया, अपने उसी वेट हाइट वाले के अंदर एक कॉलम ऐड कर दिया आईडी का,
R2 स्कोर की वैल्यू बढ़ गई, लेट से 85.6 से हो गई 87 हो गई फॉर एग्जांपल। लेकिन हमने जब एडजस्टेड R2 निकाला ना तो हमें पता चल रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 85.1 या 84.9 कुछ इस तरह करके आ रही है। तो हमारी एडजस्टेड R2 थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन R2 स्कोर थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो हम यहाँ पे ये बताएंगे कि भाई एडजस्टेड R2 वाली वैल्यू जो है ना वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन शो कर रही है कि मॉडल ने क्या किया है, मतलब इस तरीके से इसको इंटरप्रेट करेंगे कि R2 स्कोर इस टाइम पे गलत वैल्यू शो कर रहा है। देखें इवेल्युएशन मैट्रिक्स है, समझे बात को। R2 स्कोर क्या बताएगा, एक इवेल्युएशन मैट्रिक्स है, वो मॉडल की परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा। और वो क्या बता रहा होगा कि उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा के दिखा रहा होगा, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि इररिलेवेंट कॉलम की वजह से उसकी लर्निंग हो गई है। लेकिन अगर एडजस्टेड R2 हमें वहाँ पे कम मिल जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ हमारा मॉडल क्या है, सही है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो ये फॉर्मूला इसका, इसकी इन डेप्थ में नहीं जा रहे, बस इसका पैरामीटर समझ लें। R2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 क्या होगा, जो हमने R2 की वैल्यू निकाली है, और n क्या आपके, n नंबर ऑफ रोज हैं, n में क्या है, अगर एडजस्टेड R2 में सही वैल्यू दिखाते तो फिर R2 निकालने का क्या पता है, वो निकाल के पता चलेगा क्या मॉडल जी। तो एडजस्टेड R2 जो है हमें बिल्कुल सही वैल्यू बता रहा है और R2 गलत बता रहा है, तो हम शुरू में डायरेक्ट एडजस्टेड R2 निकाल लेते हैं। लेकिन वो एडजस्टेड R2 आपका बगैर R2 के कंप्लीट नहीं होगा ना। ये देखें ना, इसमें R2 वाला एक फैक्टर आ रहा है। आप ये बोल रहे हैं ना कि अगर हमें मतलब अगर सबसे ऑथेंटिक रिजल्ट ही देखना है, इवेल्युएशन मैट्रिक्स ही यूज़ करना है, तो हम एडजस्टेड R2 डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। ये R2 हम खुद नहीं निकालेंगे, अगर फॉर्मूले में अगर हम प्लॉट करेंगे तो उसको तो डायरेक्ट नहीं, ये हमें मैनुअली करना पड़ेगा एडजस्टेड R2 वाला। इसका इधर देखना पड़ेगा अगर कोई यहाँ पे फंक्शन मौजूद हो, वरना VS कोड में तो नहीं आ रहा। न्यू पाइथन की जो वर्जन आ रहे हैं ना, हो सकता है उसमें इम्प्लीमेंट हो गया, पुराने पाइथन के वर्जन में नहीं है। तो अगर हम लिखते हैं फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स आई थिंक इम्पोर्ट एडजस्टेड, नहीं आ रहा, देख रहे हैं इसके अंदर एडजस्टेड करके दूसरे एरर्स आ रहे हैं, लेकिन वो वाला नहीं आ रहा हमारा। इसको मतलब ये कैसे एक्यूरेट रिजल्ट लिखा जाए, इसको कैसे पता चलता है कि ये कॉलम इंक्रीमेंट था और ये फिर उसको हटा के अब इसके पीछे ना ये पूरा एक फॉर्मूला ड्राइव किया इन्होंने, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको शॉर्टकट में बता दूँ। देखिए सबसे पहले तो ये समझे R2 क्या है हमारा, R2 तो R2 स्कोर हो गया, सही है। और n क्या हो गया, आपकी नंबर ऑफ रोज हो गई, सही। n यहाँ पर भी, ये भी क्या आपकी नंबर ऑफ रोज ही है। k क्या आपके, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये शो करता है, कॉलम्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है जी। कॉलम्स कंप्लीट डेटा क्या होता है कि हमने 10 या 10 में ठीक है, मतलब आपका नंबर ऑफ रोज, हाँ ये टोटल है, टोटल ओवरऑल को, सही है। अच्छा अब ज़रा समझें यहाँ पे कि आप लोग मुझे सोचिए बताइए, जब मेरे पास इनपुट में एक कॉलम में दे रहा हूँ तो k की वैल्यू कितनी होगी, 1। एक कॉलम में हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैंने कॉलम बढ़ाया, इनपुट का एक कॉलम बढ़ाया, k कितना हो गया, 2 हो गया, सही है। अच्छा अब समझिएगा बात को ज़रा कि अगर मेरा k बढ़ता चला जाए, अगर मेरा k बढ़ता चला जाए तो डिनोमिनेटर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर के हिसाब से भी बताएं। k बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, मतलब हम कॉलम्स फर्दर ऐड करते चले जा रहे हैं। हमने 2 कॉलम्स थे, 2 से 4 कर दिए, k कितना हो गया, 4 हो गया। k को मतलब कॉलम को फर्दर बढ़ाया, 4 से 5 कर दिया, 6 कर दिया, तो k क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इससे डिनोमिनेटर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, बड़ा होगा, छोटा होता जाएगा। क्यों, समझे बात को, क्योंकि मेरा जो डेटा सेट है ना उसमें रोज क्या है, सेम है। लेट से हमारा जो वेट हाइट वाला डेटा है ना उसमें कितनी रोज है टोटल, 10,000 रोज है टोटल, सही है। तो यहाँ पे 10,000 सेम रहने वाला है, मैं जितने भी कॉलम सेट करूँ रोज पे इफेक्ट नहीं आने वाला, कॉलम्स बढ़ रहे हैं। ये इमेजिन कर रहे हैं आप लोग, नहीं हो रहा। सर इसका वही इनपुट कॉलम जो हमने यूज किया ना सारे कॉलम्स में, हाँ लेट से ये कॉलम 1 है, C1 लिख देता हूँ मैं इसको, इसमें कितनी रोज है टोटल, इनपुट के टाइम पे हम कितनी दे रहे हैं इसको, कितनी दी, चलें 1000 कंसीडर कर लेते हैं फिलहाल, सही है। अच्छा फिर मैंने एक और कॉलम ऐड किया C2, तो इस कॉलम के अंदर भी कितनी होंगी रोज, 1000 ही रोज होंगी, लेकिन कॉलम बढ़ा दिया हमने C2, ठीक है। एक और कॉलम ऐड किया, तो एक कॉलम ऐड करने से क्या हो रहा है, मेरी रोज, मैं नंबर ऑफ रोज को सेम रखूंगा लेकिन कॉलम बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो जब आपका कॉलम बढ़ेगा कंटिन्यूसली तो क्या होगा, k की वैल्यू बढ़ेगी, और k की वैल्यू बढ़ने का मतलब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा, सही है। अब जब डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, सही है,
तो ओवरऑल इस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा समझे। ये वाला पैरामीटर क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहने वाला है। अगेन ये कांस्टेंट रहेगा ना, हमेशा क्या हो रहा होगा 1000 में से 1 माइनस हो रहा होगा, क्योंकि हमने रोज तो चेंज की नहीं है, तो ये आपका कांस्टेंट हो गया। अच्छा यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, हमने दो सिनेरियो डिस्कस करें, R2 बढ़ भी सकता है वरना एटलीस्ट कांस्टेंट रहेगा। समझ रहे बात को, R2 बढ़ सकता है या कांस्टेंट रहेगा। चले तो R2 बढ़ सकता है, कांस्टेंट रह सकता है। जल्दी से अगर R2 कांस्टेंट रहता है, सोच के बताया जरा जल्दी, R2 कांस्टेंट रहता है अगर मेरा, हमने 2 कॉलम ऐड कर दिए, R2 सेम है, 3 कर दिए, 4 कर दिए, R2 बहुत माइनर सब पॉइंट्स में चेंज हो रहा है, तो उसको कंसिडर क्या करते हैं कि वो चेंज नहीं हो रहा। सही है, अगर लेट से 0.003 करके चेंज हो रहा है, 0.004, 0.005 इस तरह करके चेंज हो रहा है, तो ये मतलब चेंज होना कंसिडर नहीं किया जाता, इसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट ही है। तो अगर आपका ये कांस्टेंट है तो आपके पास क्या होगा, ये भी आपके पास एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट नंबर हो गया। मतलब समझाने का मतलब ये है कि आप एक इफेक्ट क्या हो सकता है एडजस्टेड R2 स्कोर का, कि भाई आप नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपका डिनोमिनेटर इफेक्ट हो रहा है, डिनोमिनेटर आपका क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, तो ओवरऑल आपका एडजस्टेड R2 क्या देखने को मिलेगा, ओवरऑल एडजस्टेड R2 की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, छोटी या बड़ी, बड़ी मिलेगी। डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है तो आपको ऊपर वाली वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, ऊपर वाले दोनों फैक्टर्स कांस्टेंट हो गए, समझे, ऊपर वाले दोनों फैक्टर्स कांस्टेंट हो गए ऑलमोस्ट। सही है, तो आपको यहाँ पर एडजस्टेड R2 क्या देखने को मिलेगा, बड़ा नंबर देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं, एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि R2 आपका बढ़ रहा है, R2 क्या बढ़ रहा है, आपका बढ़ रहा है, क्योंकि हमने 2 सिनेरियो डिस्कस किए हैं, आपने कॉलम सेट किए, R2 आपका बढ़ेगा एक सिनेरियो के अंदर। ये अब R2 अगर बढ़ रहा है, समझे, उसके बावजूद आपके पास ये पैरामीटर क्या रहने वाला है, ये कांस्टेंट रहेगा। अगर R2 बढ़ेगा ये कांस्टेंट रहेगा, ये वाला पैरामीटर या ये वाला फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर R2 बढ़ता है, मेरा R2 बढ़ता है, समझे, 0.85.6 से वो हो गया 87, 88, 90 चला गया। सही है, तो मुझे बताएं कि आपकी अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 में से पहले आप 0.85 माइनस कर रहे थे, बाद में आप 1 में से 0.95 या 91 माइनस कर रहे हैं, तो क्या होगी ये वाली वैल्यू, ओवरऑल छोटी हो जाएगी, नेगेटिव नहीं, छोटी हो जाएगी। लेकिन समझ रहे हैं, पहले आप 1 से मतलब 100 में से आप 85 माइनस कर रहे हैं, 14 बच रहा था तकरीबन, अब 100 में से आप 91 माइनस कर रहे हैं, तो कितना बचेगा, 9। तो आपके पास ये ओवरऑल वैल्यू क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। सही है, और नीचे वाली चीज़ भी क्या हो रही है आपकी, छोटी हो रही है। अच्छा, लेकिन अब एक बात समझने की है कि आपका ये वाला फैक्टर थोड़ा ज़्यादा, ये वाला फैक्टर थोड़ा ज़्यादा कम हो रहा होगा, ठीक है, समझे। 85 माइनस किया, 14 बच रहा था, 15 बच रहा था, आपने 91 माइनस किया, कितना बच रहा है, 9। तो मतलब R2 के बढ़ने से आपका ये वाला फैक्टर ज़्यादा छोटा हो रहा है, ठीक है। और जब आपका ये ज़्यादा छोटा होगा तो नीचे वाली वैल्यू भी क्या हो रही है आपकी, ओवरऑल, भाई कॉलम्स बढ़ा रहे हैं ना हम, कॉलम्स बढ़ा रहे हैं, तो ये भी आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। सही है, ऊपर ज़्यादा तेज़ी से कम हो रही है, नीचे थोड़ी कम तेज़ी से कम हो रही है, लेकिन जब ओवरऑल डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नंबर आपका छोटा हो जाएगा, एडजस्टेड R2 छोटा हो जाएगा, एडजस्टेड R2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इन 2 सिनेरियो के अंदर हम क्या करते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं कि हमारा R2 स्कोर सही आंसर दे रहा था या नहीं दे रहा था। इसको मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए ये वाला पैरामीटर। ये 5 इवोल्यूशन मैट्रिक्स हैं जो हम फर्दर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं।